हाय, मेरा नाम जितेंद्र राजाराम वर्मा है और मेरा दावा है कि सब कुछ राजनीति तय करती है। कैसे? चलिए समझते हैं। सन 1991 को भारत की इकोनॉमी को लिबरल कर दिया गया। उसके ठीक 10 वर्ष के अंदर शिक्षित युवाओं के लिए विदेशी कंपनियों में रोजगार की बाढ़ हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि पिताजी की सरकारी वेतन 5,000 रुपये महीना थी और बच्चों की प्राइवेट नौकरी में की वेतन 20,000 से 30,000 रुपये महीना हो गया। सन 1989 के दरमियान चीन में भी यही हुआ। लेकिन इन दोनों ही देशों की व्यापार नीति में ऐसा क्या फर्क आया कि दूसरे दशक यानी कि 20वें वर्ष के आने तक भारत की अर्थव्यवस्था धीमे होने लगी, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था सर पर दौड़ गई। पहले दोनों देशों के में आए विदेशी निवेश को समझते हैं। इसमें फ़र्क क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं। चीन के पास विशाल गैर खेतिहर जमीन है और उतनी ही अधिक भारी मात्रा में मजदूर भी हैं। इसलिए अमेरिकी कंपनियों ने वहाँ पर उद्योग लगाए, वहाँ के लोगों को सीधे नौकरी पर रखा। चीनी कारखानों के लिए कच्चा माल दुनिया भर से चीन आया और बना हुआ माल दुनिया भर में बिकने लगा। नतीजा यह हुआ कि चीन का रुपया दुनिया भर के देशों से एक्सचेंज होने लगा और चीन के आर्थिक रिश्ते भी सभी देशों से जुड़ने लगे। निवेश की इस विधि को FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा गया। वहीं भारत के लोग या तो शेयर बाजार में या फिर हमारे कुछ इंग्लिश स्पीकिंग युवाओं के लिए BPO और KPO बने। यहाँ उद्योग नहीं लगे। निवेश की इस विधि को हम फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंडिया आने वाला पैसा कभी स्थिर नहीं हुआ, ना ही ये और देशों से एक्सचेंज हुआ, क्योंकि बायलैटरल था। हमारे देश की सरकारें इस प्रोसेस को इंडिया साइनिंग का नाम दिया और इसको बहुत एंडोर्स किया। याद कीजिए, मैंने सब कुछ ये भी कहा है कि सब कुछ राजनीति से तय होता है। अमेरिका या यूरोप ऐसा क्यों कर रहे थे? वो अपने उद्योग और क्लरिकल जॉब्स को चीन और इंडिया में क्यों दे रहे थे? इसकी 2 वजह है। एक जो सीधी सपाट वजह है वह है वहाँ के कानून, जहाँ पे न्यूनतम मजदूरी की कीमत बहुत बढ़ा दी गई। तो सस्ते मजदूरों की तलाश में वो कंपनियां चीन और भारत आईं। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी तो नेचुरल। दूसरी वजह जो थोड़ी पेचीदा है वो ये कि पूंजी निवेश करने वाले संस्थान पूंजी के लिए बैंकों से ज़्यादा बीमा और पेंशन कंपनीज पर निर्भर करते हैं। अमेरिका, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सभी युद्धरत देशों को हथियार, वर्दी, रसद सब कुछ उधार में बांटा था, युद्ध के बाद उसने उन देशों से दुगना और तिगुना दाम वसूला, खूब पैसा कमाया। लेकिन युद्ध में इतने सैनिक मारे गए कि कारखानों में काम करने के लिए लोग कम पड़ गए। इसलिए जीते हुए देशों ने ऐलान किया कि खूब बच्चे पैदा किए जाएं, जिनको हम बेबी बूमर्स पीढ़ी कहते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी पगार, खेती, मुफ्त ज़मीन खेतियों के लिए, ये सब कुछ, बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा, यानी कि 1945 से 55 के बीच जो पैदा हुए बेबी बूमर्स हैं, उनको अच्छी दौलत, अच्छी शिक्षा से लेकर के साथ वो बड़े हुए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने नौकरी करने के बजाय अपने कारखाने खोले, नई तकनीकी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां बनाई और बड़े बड़े बीमा और पेंशन प्लान्स खरीदे, क्रेडिट कार्ड खरीदा और उससे दुनिया भर की सैर की। 90 के दशक के दौरान जब ये लोग बूढ़े होने लगे तो इन्होंने अपना प्रीमियम और पेंशन कंपनियों से निकालना शुरू कर दिया। अचानक इस देश में कैपिटल खिसकने लगी। इस पूंजी को वापस भरने के लिए विदेशी निवेश की जरूरत पड़ी। ये निवेश उसी देश से हो सकता था जहां बहुत सारे खरीदार मिले। इसलिए इन देशों ने उन देशों को रुक किया जहां पर जनसंख्या अधिक थी, यानी कि भारत और चीन। लेकिन यहाँ ये निवेश चीन में हर स्तर पर हुआ, मजदूरों को, शिक्षित वर्ग तक, हर स्तर तक पहुँचा। वहीं भारत में सिर्फ शहरी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों तक ही पहुँच पाया। दूसरी बात, जहाँ चीन में जनसंख्या नियंत्रण की स्कीम सफल हुई, वहीं भारत में हम दो और हमारे दो वाली स्कीम लगभग फेल हो गई। नतीजा यह हुआ कि चीनी परिवारों में सिर्फ एक बच्चे को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट शिक्षा, बेस्ट खिलौने, संसाधन, सारी चीज़ें मिले। वहीं भारत में अमीर और गरीब का फासला बढ़ता गया। जहाँ चीन 21वीं सदी में जवान हुई पीढ़ी माइक्रोचिप, ई टॉयज़, ऑनलाइन गेम्स, स्वदेशी इंफ्राटेक कंपनियां बनाने लगी, वहीं भारत के युवा सिर्फ अमेरिकन इनोवेशंस को कॉपी पेस्ट करते रहे। भारत का पूरा टेक इंफ्रा जेटी और हुआई जैसी कंपनियों के उपकरणों से बना और चीन में सर्च इंजन और सोशल मीडिया भी उनके निजी इंफ्राटेक पर चलता रहा।
आज चीन के संरक्षण मतलब चीन के शिक्षण संस्थान, अस्पताल, उद्योग, स्कूल, सड़क, उद्यान, मैदान, खेल, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे भारत उसका मुकाबला कर सके। हमसे बाद आज़ाद हुआ यह देश, हमसे बुरी तरह लूटा पिटा ये देश हमसे आगे निकल गया। हमारी सरकारें हमें ये सच्चाई बताना ही नहीं चाहती, हमें झूठ परोस रही हैं। मैंने पहले भी कहा है, सब कुछ पॉलिटिक्स तय करती है। अगर हम पॉलिटिक्स नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आज NSDC और नीति आयोग कौशल विकास और उद्यमिता के नाम पर जो कर रही हैं वो कानूनन भले ही जायज़ हो बट कतई अनैतिक है। इसे भ्रष्टाचार तो नहीं कहेंगे या कह भी दें, लेकिन डकैती कहना लाजिमी होगा। रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब कुछ कागजी खेल बन गया है। ये सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। इसके लिए पूरे समाज की सामूहिक चेतना के दबाव में काम करने वाली संसद में पूरी जवाबदेही के साथ चलने वाली सरकार की ज़रूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की रोजगार नीति, शिक्षा नीति, विदेश नीति बदलनी चाहिए? अगर हाँ तो कैसे बदलेगी, कौन बदलेगा? सो प्लीज़ सेंड योर मैसेज एंड विल टॉक मोर। थैंक यू वेरी मच।